जय हिंद। जीएस स्टडी एसएसटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 47 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और अभी कितनी करवानी चाहिए। और इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलती है, तो एक क्लास आप लोगों को सुबह में मिलती है ना। सुबह में कितने बजे मिलती है, तो 7 AM पे मिलती है, यानी 7 AM पे मिलती है। और एक क्लास जो है मिलती है कब, शाम को मिलती है। शाम को कितने बजे मिलती है, 7 PM पे, यानी 7 PM ना। तो हमारा आपको क्लास कितने बजे मिलती है, एक 7 बजे सुबह में मिलेगी, एक और 7 बजे शाम को मिलेगी। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा आप लोगों का, आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को जब भी मैं क्लास लूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाए और तुरंत आप लोग उस क्लास को देख लें सबसे पहले। अब चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग आज की मोटिवेशन के साथ ही शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज का मोटिवेशन हमारा क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका है, तो कौन सा है? क्या BCG है, HPV है, HEPV है और IgG है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए प्रयुक्त टीका क्या है? तो प्रयुक्त टीका हमारा है HPV। क्या है? HPV। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि पुरुष नसबंदी का अस्थाई तरीका कौन सा है ना। पुरुष नसबंदी का अस्थाई तरीका कौन सा है? क्या कंडोम का प्रयोग, या वैसेक्टोमी है, या ट्यूबेक्टोमी है, या IUD प्रविष्टि है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। हमारा राइट आंसर दूसरे का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बताइए। पुरुष नसबंदी का अस्थाई पूछ रहा है, अस्थाई, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पुरुष नसबंदी का अस्थाई तरीका कौन सा है? तो कंडोम का प्रयोग है, तो होबे नहीं करेगा, बिल्कुल इसको काट दे रहे हैं। IUD प्रविष्टि, इसको भी काट दिया। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं, 2 ऑप्शन में आप लोग बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा ना। अच्छा, ट्यूबेक्टोमी, तो ट्यूबेक्टोमी तो महिलाओं के लिए हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर बी। क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर बी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पुरुष नसबंदी का अस्थाई तरीका कौन सा है? तो पुरुष नसबंदी का अस्थाई तरीका जो है वैसेक्टोमी है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। डेंगू बुखार मच्छर की किस प्रजाति द्वारा हस्तांतरित होता है? डेंगू बुखार मच्छर की किस प्रजाति द्वारा हस्तांतरित होता है? तो किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या एंडीज होगा, एंडीज होगा, एनोफ्लेनिन होगा, क्यूलेक्स होगा, या मानसोनिया होगा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? डेंगू बुखार मच्छर की किस प्रजाति द्वारा हस्तांतरित होता है? तो किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो ये होता है एंडीज के द्वारा ना। किसके द्वारा? एंडीज के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर
ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि CHC का पूरा नाम है, CHC का पूरा नाम है ना, CHC का पूरा नाम है क्या? कॉमन हेल्थ सेंटर है, या कॉमन हेल्थ केयर है, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, या कम्युनिटी हेल्थ केयर है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो CHC का जो है पूरा नाम क्या होगा? तो CHC का पूरा नाम होगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्या होगा? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि अनास्कृत रक्त आपूर्ति करने वाली एकमात्र धमनी है। अनास्कृत रक्त आपूर्ति करने वाली एकमात्र धमनी है, तो कौन सी है वो धमनी? क्या पल्मोनरी धमनी है, या हाइपेनिक धमनी है, या ग्रेस्ट्रिक धमनी है, या रीनल धमनी है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनास्कृत रक्त आपूर्ति करने वाली एकमात्र जो धमनी है, तो पल्मोनरी धमनी है ना। कौन सी है? पल्मोनरी धमनी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। ब्रिक होते हैं, ब्रिक होते हैं, तो क्या ब्रिक उदारी गुहा में होते हैं, या श्रोषीय गुहा में होते हैं, श्रोणीय गुहा में होते हैं, या वच्छी गुहा में होते हैं, या पृष्ठीय गुहा में होते हैं? तो किस में होते हैं ब्रिक? बताइए जल्दी से। ब्रिक जो है किस में है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उदारी गुहा में होते हैं। कहाँ होते हैं? उदारी गुहा में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। ताप नियमन केंद्र स्थित होता है, ताप नियमन केंद्र स्थित होता है थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, मेड्यूला ऑब्लिंगुएटा में, या सेरेब्रम में? तो ताप नियमन केंद्र जो स्थित होता है वो कहाँ स्थित होता है? तो ताप नियमन केंद्र जो स्थित होता है हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया है कि शुक्राणु द्वारा मुक्त एंजाइम जो कि अंडाणु में प्रवेश में सहायक होता है कहलाता है। शुक्राणु द्वारा मुक्त एंजाइम जो कि अंडाणु में प्रवेश में सहायक होता है ना, प्रवेश में सहायक होता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? क्या एमाइलेज कहलाता है, या हाइलोरोनिडेज कहलाता है, या लाइपेज कहलाता है, ट्रिप्सिन कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताइए जल्दी से। तो शुक्राणु द्वारा मुक्त एंजाइम जो कि अंडाणु में प्रवेश में सहायक होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं हाइलुरोनिडेज ना। क्या होते हैं? हाइलुरोनिडेज ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। यह सभी मोलर प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक है सिवाय ना, यह सभी मोलर प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक है सिवाय। तो कौन इसमें हो जाएगा सिवाय? तो क्या हेमरेज को छोड़कर होगा, या कोरियोकार्सिनोमा के छोड़कर होगा, या सेप्सिस को छोड़कर होगा, या बारंबार गर्भपात को छोड़कर होगा? हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। यह सभी मोलर प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक है सिवाय। तो इसमें किसको छोड़ करके? सिवाय का मतलब यही ना हुआ, उसको छोड़ करके सी। तो कौन सा है इसमें? सबको कौन सा ऐसा होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बारंबार गर्भपात। क्या होगा? बारंबार गर्भपात। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। निम्न में से स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय स्तर संस्थान है, निम्न में से
निम्न में से स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय स्तरीय संस्थान है। ध्यान से पढ़िएगा, गलत हो सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज तो होबे नहीं करेगा, मेडिकल कॉलेज होबे नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय स्तरीय स्वास्थ्य संस्थान का कौन सा है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर पढ़ने से पहले 10 को एक बार फिर से पढ़िए। मैं पहले ही बोला क्वेश्चन गलत हो सकता है, जिनका सही हो गया तो कोई बात नहीं, जिनका गलत हुआ है देखिए दोबारा। निम्न में से स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय पूछ रहा है, स्तरीय संस्थान है, प्राथमिक नहीं पूछ रहा है। निम्न में से स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय पूछा है यहाँ पे ना, इसको ध्यान दीजिए, द्वितीय स्तरीय संस्थान है। क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा? तो जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा तो प्रथम पूछ देगा, तब क्या होगा? तब तो ये गलत हो गया, मेडिकल कॉलेज होबे नहीं करेगा। उप स्वास्थ्य केंद्र, क्या उप स्वास्थ्य केंद्र होगा? नहीं होगा ना, उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं होगा। जिला अस्पताल होगा। द्वितीय जब पूछ रहा है, द्वितीय स्तर स्वास्थ्य विभाग का द्वितीय स्तरीय संस्थान, तो द्वितीय स्तरीय संस्थान जिला अस्पताल होगा ना, क्या होगा? जिला अस्पताल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जल्दीबाजी में इसी तरह से गलत हो सकता है, जिनका सही हो गया है कोई बात नहीं, गुस्सा न करें, और जिनका तो नहीं सही हुआ है, गलत हो गया, उसको समझ लें आप। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए नियंत्रित करने हेतु एकमात्र महत्वपूर्ण तकनीकी है। बताइए जल्दी से। संक्रमण के फैलाव को रोकने व नियंत्रित करने के हेतु एकमात्र महत्वपूर्ण तकनीकी है। क्या हाथों की स्वच्छता है, या डिस्पोजेबल दस्ताने का इस्तेमाल होगा, या मास्क का इस्तेमाल होगा, या उपकरणों का विसंक्रमण होगा? तो यहाँ पे तो मास्क का इस्तेमाल करेंगे ना, तो मास्क लगाते हैं हम लोग को, तो कोई संक्रमण हम लोग को नहीं फैलता है ना, कोई दिक्कत होता है, तो मास्क आदमी लगाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मास्क से ना होगा। चलिए एक बात, जिनका जिनका सी लगाए हैं जो लोग, उनको तो मैं दूंगा वेरी वेरी गुड। क्या दूंगा? वेरी वेरी गुड ना, बहुत अच्छा। क्या आप लोगों का माइंड है, क्या तैयारी चल रही, गजब ना। तो जिनका सी है बिल्कुल गलत है। ठीक, अब ध्यान से फिर पढ़िए इसको। संक्रमण के फैलाव को रोकने व नियंत्रित करने हेतु, नियंत्रित मैं डैश लगाया हूं, नियंत्रित करने हेतु एकमात्र महत्वपूर्ण तकनीकी पूछ रहा है। यहाँ पर तकनीकी पे भी मैं डैश लगा दिया, तकनीकी है। तो क्या मास्क का इस्तेमाल करने से रुक जाएगा? उपकरणों का विसंक्रमण होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डिस्पोजेबल दस्तानों का इस्तेमाल किया जाएगा? ये भी नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथों की स्वच्छता। क्या होगा? हाथों की स्वच्छता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। संक्रमण के फैलाव को रोकने व नियंत्रित करने हेतु एकमात्र महत्वपूर्ण तकनीकी है, तो हाथों की स्वच्छता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है हमारा। पिंक रिबन किससे संबंधित है? पिंक रिबन किससे संबंधित है ना? क्या फेफड़े का कैंसर से संबंधित है, या सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है, या स्तन कैंसर से संबंधित है, या हड्डियों का कैंसर ना, हड्डियों का कैंसर से संबंधित हो? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंक रिबन जो है वो किससे संबंधित है? क्या फेफड़े का कैंसर से संबंधित है? फेफड़े के कैंसर से संबंधित है तो नहीं है। हड्डियों का कैंसर ये भी नहीं होगा। तो ये किससे, सर्वाइकल कैंसर से होगा कि स्तन कैंसर से होगा? आप लोग अपना काउंट करते रहिए स्कोर कि कितना, कौन सा हमारा गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। जो गलत हो रहा है उसको नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो गलत हो रहा है उसको नोट कीजिए और उसको दोबारा दोहराइए। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं आप लोग, बहुत परेशानी चल रही है, तो इसको दोबारा से देखिए क्लास को। पिंक रिबन किससे संबंधित है? तो स्तन कैंसर से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? स्तन कैंसर से संबंधित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है भैया। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए।
प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद है। प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद है ना। तो प्रमुख उत्पाद क्या है बताइए जल्दी से। प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद है। अगर इस क्वेश्चन को मैं बनाया कहाँ से हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोगों को जो हमारी क्लास को पहली क्लास को बहन अगर देखी होगी, फर्स्ट वाली ना, फर्स्ट क्लास जो है उसमें मैं प्रोटीन के बारे में चर्चा किया था, जिसमें दालों को लेकर के चर्चा हुई थी, शायद आप लोगों को याद आता होगा। उसमें सोयाबीन पे हम लोग डैश राइट आंसर होया था हमारा क्या, सोयाबीन। उसमें बताए थे नाइट्रोजन के बारे में कि जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी उसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होगी ना। आप लोग शायद इसी तरह से हम चर्चा किए थे। तो आप लोग अगर उस क्लास को नहीं देखी हैं तो उस क्लास को देखिए, वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है। आप बता दीजिए कि प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद क्या है। जो बहन पढ़ी थी कमेंट भी की थी कि सर हमको समझ में आ गया है, मैं आपके क्लास में पहली बार आई हूँ, वो गई कमेंट करके हमको बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट नहीं कर पाई तो बाद में कमेंट कर दीजिएगा। आयोडीन होगा, यूरिया होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लूकोजन होगा। तो हमारा राइट ग्लाइकोजन होगा, सॉरी ग्लाइकोजन होगा। तो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद क्या होगा, तो प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद होगा यूरिया। क्या होगा, यूरिया ना। क्या होगा, यूरिया होगा। अब यूरिया कैसे होगा तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको पढ़िए थोड़ा सा। NH2, ठीक, CONH2, NH2, इसको थोड़ा पढ़िए। इसको पढ़ लेंगे आप लोग तो थोड़ा शायद समझ में आ जाए। नहीं समझ, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो एक बार हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन उपापचय का प्रमुख उत्पाद क्या है, तो यूरिया है ना। क्या है, यूरिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान दीजिएगा, यूरिया ना। इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। HIV संक्रमण में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं ना। HIV संक्रमण में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। क्या इओसिनोफिल होती हैं, या बेसोफिल होती हैं, या थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, या CD4T होती हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। HIV संक्रमण में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं बताइए जल्दी से। इओसिनोफिल होती हैं, नहीं होती हैं। बेसोफिल नहीं होती हैं। थ्रोम्बोसाइटिस नहीं होती हैं। तो होती कौन से, CD4T। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा ना। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि मेरुदंड के अपूर्ण बंद होने का परिणाम है। मेरुदंड के अपूर्ण बंद होने का परिणाम है। तो क्या स्पाइना वाइफिडा है, या स्कोलियोसिस है, या सिनोसाइटिस है, या काइफोसिस है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरुदंड के अपूर्ण पूछ रहा है, अपूर्ण बंद होने का परिणाम। पूर्ण रूप से नहीं पूछ रहा, अपूर्ण पूछा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज होगा आप लोगों को। मेरुदंड के अपूर्ण बंद होने का परिणाम है तो क्या स्पाइना बाइफिडा है, या स्कोलियोसिस है, या सिनोसाइटिस है, या काइफोसिस है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वें का, तो ये होगा 15वें का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, इस ऑप्शन नंबर ए स्पाइना बाइफिडा। क्या होगा, स्पाइना बाइफिडा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ना। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए थोड़ा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर बनाती है। अब बता दीजिए क्या बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाती है। क्या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, या अपचयित हीमोग्लोबिन, या कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाती है, जुड़कर क्या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, या अपचयित हीमोग्लोबिन बनाती है, या मोनो हीमोग्लोबिन बनाती है, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो 16वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, ये तो होबे नहीं करेगा, ए भी नहीं होगा, 2 ऑप्शन में ए भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है ना, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया है कि बच्चों के वृद्धि और विकास, इसको ध्यान दीजिएगा, बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। क्या मातृपोषण है, तो मातृपोषण तो है, हमको ये तो क्लियर है मातृपोषण है, तो बच्चों की वृद्धि के लिए मातृपोषण होगा कि नहीं होगा, होबे करेगा। अच्छा, ये कौन सा है, आनुवंशिक, क्या आनुवंशिक है, बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए आनुवंशिक भी है। वातावरणीय, वातावरण है कि नहीं है, वहाँ का जहाँ पे बच्चा है तो वहाँ के बच्चे के विकास के लिए वातावरण प्रभावित है कि नहीं है, वातावरण भी प्रभावित करेगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो चौथा हमारा दिया ये सभी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो मातृपोषण, माता का पोषण विकास करने के काम आएगा कि नहीं बच्चों के। आनुवंशिक, आनुवंशिक भी विकास में काम आएगा। वातावरणीय, ये भी प्रभावित करेगा, तो जब तीनों प्रभावित करेगा तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए सभी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या दिया है। शरीर का कौन सा भाग उदरी एवं कक्षीय गुहा को अलग करता है ना, शरीर का कौन सा भाग उदरी एवं कक्षीय गुहा को अलग करता है, क्या यकृत अलग करता है, या डायफ्राम अलग करता है, या प्लीहा, या पसली। पसली तो अलग कैसे करेगी, हाँ, यकृत भी अलग नहीं करेगा। अब दो, प्लीहा अलग करेगा कि डायफ्राम अलग करेगा, बताइए। शरीर का कौन सा भाग जो है उदरी एवं कक्षीय गुहा को पूछ रहा है, अलग करता है, तो डायफ्राम अलग करता है ना, हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो अपने तरफ से एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों भाई बहनों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही एग्जाम बीत जाएगा कि पहले ही काम क्या कीजिएगा कि सर को अनसब्सक्राइब मारना है, पहले ये काम करना है ना, तो पहले मुझको अनसब्सक्राइब मारिएगा कि सर ने पढ़ाया इतना मेहनत से, उनको अनसब्सक्राइब मारे पहले। ठीक, और अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। कुछ ही बहनें, आज हमारी एक बहन ने बस बताया है कि उनका स्कोर कितना गया और किसी ने नहीं बताया ना, तो आप लोग भी बताइए। आप लोगों के बताने की वजह से मैं क्वेश्चन तैयार करता हूं कि आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के आप लोगों को हमको बताना चाहिए। ठीक ना, तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताया करिए, जो भी आए स्कोर उसको जरूर बताया करिए। ठीक, चलिए अब इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक के मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।